नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं आज उपस्थित हुई हूँ वाक्य विचार के साथ। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि ये आपके 10वीं के पाठ्यक्रम में है और इससे आपके संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और क्लास का आनंद लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य क्या होता है? तो आपको पता है कि शब्दों के सार्थक मेल को, जिसका कुछ मीनिंग निकले, भाव निकले, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। यानी जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। लेकिन पारिभाषिक रूप में इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इस पर भी एक दृष्टि डालें तो यूं कहेंगे हम कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ पूर्णतः प्रकट हो। ध्यान दीजिएगा, जिससे अपेक्षित अर्थ पूर्णतः प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। यानी क्या मैंने बताया कि वाक्य की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो वाक्य में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए और साथ के साथ जो हमारा उस वाक्य को कहने का उद्देश्य है वह भी उससे व्यक्त होना चाहिए। यानी हम क्या कहना चाहते हैं यह पूर्ण रूप से प्रकट होना चाहिए, यानी वो अर्थवान होना चाहिए, हमारी बात दूसरों तक पहुंचाने में समर्थ होना चाहिए। इसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो ये तो आपने जान लिया कि वाक्य कहते किसे हैं। दोस्तों, वाक्य के 2 अंग होते हैं, प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं और इसके विषय में जानना बहुत जरूरी होता है। वो अंग कौन कौन से हैं? पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। चलिए जानते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। साधारण से शब्दों में कोई वाक्य हम जब बोलते हैं उसमें एक कर्ता होता है, क्रिया होती है, कर्म होता है, ये तो आपको पता है। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है अर्थात कर्ता, उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कर्ता, जैसे हमने कहा मैं खाना बना रही, तो यहाँ क्या हो गया? कर्ता मैं। खाना कौन बनाने का कार्य कर रहा? मैं। तो यहाँ पर जो मैं शब्द है यही उद्देश्य है। चलिए देखते हैं विधेय किसे कहते हैं। वाक्य में कर्ता के विषय में या उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वही विधेय कहलाता है। यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे ही विधेय कहते हैं। जैसे मैंने कहा, उदाहरण दिया, मैं खाना बना रही, तो मैं तो उद्देश्य हो गया, खाना बना रही ये विधेय हो गया। तो आपने यूं जान लिया कि उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। यहाँ ये बताना इसलिए आवश्यक था कि आगे हम सिर्फ उद्देश्य और विधेय के नाम से चर्चा करेंगे, इस पर हम ये चर्चा नहीं करेंगे कि कहते किसे हैं, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 तरह से होते हैं। पहला रचना के आधार पर, और आज हम वही पढ़ने वाले हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार पर हम वाक्य भेद पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। 3। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कितने हो गए? 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं उन पर कि इसका उदाहरण क्या है और इसको पहचानेंगे कैसे। तो पहला देखते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे हम
सरल वाक्य कहते हैं। तो बिल्कुल आसान से शब्दों में आपने जान लिया कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। इसके विषय में और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सरल वाक्य सरल है भी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे वाक्य की ओर और समझते हैं कि दूसरा वाक्य हमारा क्या है। वाक्य भेद संयुक्त वाक्य। नाम में अर्थ छुपा है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, यानी जिस वाक्य में दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं। इसमें दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं और किसके माध्यम से? समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वो जो दो वाक्य जुड़े होते हैं वह दोनों वाक्य जो होते हैं एक समान स्तर के होते हैं, यानी दोनों का उतना ही महत्व होता है। दोनों स्वतंत्र रूप से अपना महत्व रखते हैं, क्योंकि अलग अगर उनको आपने कर दिया तो वो दोनों अपना अपना अस्तित्व रखते हैं। संयुक्त वाक्य में ध्यान देने वाली बात है कि जो दो वाक्य उसमें संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं, दोनों का अपना महत्व होता है और दोनों समान स्तर के होते हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि किन समुच्चय बोधक अवयवों से ये वाक्य जुड़े होते हैं, उन पर दृष्टि डालते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और यहाँ मैं डिस्प्ले कर रही हूँ, साथ के साथ आप नोट डाउन भी करते जाइएगा ताकि आपको भूले ना। चलिए देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं उनकी गणना मैं करने जा रही हूँ, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। देखिएगा, जैसे और, तथा, एवं, किंतु, लेकिन, परंतु, मगर, पर, अथवा, अन्यथा, वरना, ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय के ही उदाहरण हैं। ये सारे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय हैं और जब संयुक्त वाक्य में जो दो वाक्य होता है जो आपस में जुड़ते हैं, इन्हीं समुच्चय बोधक अव्ययों के माध्यम से जुड़ते हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा की, जिसके बारे में अभी हमने बताया आपको कि इन समुच्चय बोधक अव्ययों के माध्यम से दोनों वाक्य परस्पर जुड़े होते हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। एक उदाहरण देखेंगे आप और आसानी से समझिएगा। देखिएगा, राम दिल्ली जाएगा और श्याम नहीं जाएगा। अब आप देखिएगा, यहाँ दो वाक्य हैं। पहला है राम दिल्ली जाएगा और दूसरा है श्याम नहीं जाएगा। यहां पर आपने देखा और समुच्चय बोधक अव्यय है, जिसके माध्यम से राम दिल्ली जाएगा, श्याम नहीं जाएगा, ये दोनों वाक्य परस्पर जुड़े हुए हैं। तो ये किसका हो गया? ये हो गया संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ये भी ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी ये जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं ये छुपे रहते हैं, इनका लोप होता है, होते हैं लेकिन इनका लोप होता है। कैसे? देखिए, काम किया है पैसा तो मांगूंगा ही। काम किया है पैसा तो मांगूंगा ही। अब आपको यहां कुछ लग रहा है कि आवश्यक है जो कि मिसिंग है। जैसे देखिए, लगाएंगे आप अगर यहां इसलिए, काम किया है इसलिए पैसा तो मांगूंगा ही, अगर हमने इसलिए लगा दिया तो वाक्य पूर्ण हो गया। तो इस तरह आपने देखा यहाँ इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय का लोप था, छुपा हुआ था। तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं इन समुच्चय बोधक अव्ययों का लोप भी होता है, लेकिन हाँ, वाक्य पढ़ने के बाद हमें उसकी कमी महसूस होती है, तो हम उसको पहचान जाते हैं कि संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को कैसे पहचानेंगे और समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो कौन सा वहां मिसिंग है। कभी कभी परीक्षा में आपसे यूं पूछ देता है, जैसे मैंने अभी बोला कि काम किया है पैसा तो मांगूंगा ही, यहाँ पर क्या मिसिंग है, कौन सा अव्यय है? तो आप लिखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय इसलिए। इस तरह से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले वाक्य की ओर, और जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इसमें से ही सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें दम भी है। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। कैसे? थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि इसके भेद प्रभेद शाखाएं बहुत हैं, इसलिए तो ध्यान से समझेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल आसानी से मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। आप बिल्कुल सिर्फ ध्यान दे करके सुनते जाइएगा, नोट तैयार करते जाइएगा, और हाँ, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी की पूरी देखिएगा, अदरवाइज आपके समझ में नहीं आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी जितनी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला वाक्य भेद क्या है, वो जो कि मिश्र वाक्य है।
तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में देखिएगा कि इसका नियम क्या है। देखिएगा इस वाक्य में भी दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। किसके माध्यम से? इसमें भी समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े होते हैं वाक्य। समझिएगा, इस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है। क्या होता है? दो वाक्य तो होते हो जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, जो कि प्रधान उपवाक्य पर डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है। क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊंगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक उदाहरण मैं दूं, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई। अब आपने यहां देखा कि मैं उस लड़की से मिला था, इसमें प्रधान वाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है। क्या? मैं उस लड़की से मिला था। और आश्रित उपवाक्य क्या है? जिसकी किताब खो गई। यहां आपने देखा दो वाक्य आपस में मिले हुए हैं, लेकिन कैसे? जो प्रधान उपवाक्य है, जो दूसरा उपवाक्य है आपका आश्रित उपवाक्य, वह प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है। तो आपने ये देखा कि ये मिश्र उपवाक्य का उदाहरण था। अब देखिएगा कि मिश्र उपवाक्य जो जुड़े होते हैं आपस में, वो किन समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। इनकी लिस्ट मैं आपको दे रही हूं यहाँ, और इनके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ जिनके माध्यम से ये जुड़े होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये शब्द होते हैं जैसे कि, जो, जहां, तब, जब, तो, क्योंकि, ज्यों की, भले ही, अगर, तो इत्यादि। ये ऐसे शब्द हैं जिनके माध्यम से जो मिश्र वाक्य होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है? ये भी समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब मुख्य रूप से ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो ये आश्रित उपवाक्य होते हैं, ये मिश्र उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं और बीच में भी आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं और बीच में भी आ सकते हैं। तो आपको भ्रमित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि आप उनको पहचानेंगे कैसे, अगर वो बीच में आ गए, अगर वो पहले आ गए, अगर वो बाद में आ गए। तो ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के माध्यम से, एक एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि कहां पर ये आश्रित उपवाक्य पहले आया है, कहां पर बाद में आया है और कहां पर बीच में आया है। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं जिसमें कि यह आश्रित उपवाक्य जो है आरंभ में आया है, यानी पहले आया है। उदाहरण देखिएगा, जो लड़का यहां आया था वह बहुत बीमार है। ध्यान से सुनिएगा, जो लड़का यहां आया था वह बहुत बीमार है। वह बहुत बीमार है, यह क्या है? मुख्य वाक्य है। और आश्रित उपवाक्य क्या है? जो लड़का यहां आया था। तो ये पहले आ गया, आश्रित उपवाक्य पहले आया, जो लड़का यहां आया था वह बहुत बीमार है। तो आपने यहां देखा कि आश्रित उपवाक्य कहां आ गया है? पहले आ गया है। मुख्य उपवाक्य जो है प्रमुख, वो तो क्या है? वह बहुत बीमार है। और आश्रित उपवाक्य क्या है? जो लड़का यहां आया था। यहां आपने देखा कि यह आश्रित उपवाक्य पहले आ गया वाक्य में। अब देखिएगा कि बीच में आता है, यानी मध्य में जब आता है उसका उदाहरण देखिएगा। वह लड़का जो कल यहां आया था बहुत बीमार है। वह लड़का जो कल यहां आया था बहुत बीमार है। अब यहां आपने देखा जो कल यहां आया था, बीच में आ गया, जो कल यहां आया था, ये बीच में आया, देखिए बहुत बीमार है। अब तीसरा उदाहरण देखेगा, इसमें देखिएगा आश्रित उपवाक्य बिल्कुल अंत में आया हुआ है। देखिएगा कैसे, वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहां आया था। अब देखिए, जो कल यहां आया था, आश्रित उपवाक्य कहां आ गया? बिल्कुल अंत में आ गया। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, मिश्र वाक्य में आपका
दो वाक्य होता है जैसा कि मैंने बताया, और दोनों जुड़े होते हैं समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से। किन किन अवयव समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से वो जुड़े होते हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आपको यहाँ बता दिया है। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये आश्रित उपवाक्य वाक्य के पहले भी आ सकते हैं, वाक्य के बीच में भी आ सकते हैं, और वाक्य के अंत में भी आ सकते हैं, जिसको 3 उदाहरणों के माध्यम से मैंने बिल्कुल आसानी से आपको समझाया, और उम्मीद करती हूं कि बिल्कुल आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब आगे देखते हैं कि इसमें आगे अब आश्रित उपवाक्य जो है इसके भी भेद हैं, क्या हैं और कैसे हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आश्रित उपवाक्य के जो भेद होते हैं इनसे बहुत से प्रश्न बनते हैं, और बोर्ड की परीक्षा में इसमें से 2 प्रश्न अवश्य आते हैं, हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे, जहां की आपको इन भेदों से सहायता मिलेगी। आपको पहचानना है, उनको समझना है, ताकि बिल्कुल ये 3 नंबर आपके कहीं ना जाए। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आश्रित उपवाक्य के भेद कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया कि मिश्र उपवाक्य में 2 हैं, कौन कौन से? प्रमुख उपवाक्य हैं एक, और एक आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने मिश्र वाक्य में क्या बताया आपको? प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य 2 वाक्य आपस में जुड़े होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से। ये भी आपको बताया कि कभी कभी ये आश्रित उपवाक्य वाक्य में पहले आते हैं, कभी कभी बीच में आते हैं, और कभी कभी अंत में आते हैं। अब ये आश्रित उपवाक्य के जो 3 भेद हैं, इनके विषय में परीक्षा में पूछा जाता है। देखिएगा ये भेद कौन कौन से हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य। क्या है? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा उपवाक्य क्या है। चलिए देखते हैं। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं, जो उपवाक्य के बारे में बात हो रही है, कौन से उपवाक्य? आश्रित उपवाक्य के बारे में। तो जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। पहचानेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा कि ये उपवाक्य प्रायः कि, क पे छोटी ई की मात्रा, कि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। कि क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, यानी समुच्चय को बताने वाला जो अव्यय होता है। और अव्यय क्या है, इसके विषय में तो हमने चर्चा की है। अव्यय पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर है, आप जा करके वहां देख करके अव्यय के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। यहाँ हम आपको इसीलिए आपसे कहते हैं कि मेरी सारी वीडियोस को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप इस तरीके से जब बीच में कोई शब्द बोलूं तो आप भ्रमित ना हो और आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, आप उसको मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कि नामक समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा होता है क्या? संज्ञा उपवाक्य। तो आपने पहचाना कैसे? पहली चीज कि उपवाक्य क्या होता है? संज्ञा का कार्य करते हैं। इसमें ये क्या होते हैं? वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं। दूसरा उसको पहचानने का तरीका है कि वह जो है कि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, और कभी कभी इनका लोप भी होता है, इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते, लेकिन होते हैं। देखिएगा, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। अब यहां देखिएगा कि जो है यह समुच्चय बोधक अव्यय है, और वह नहीं आएगा, कि वह नहीं आएगा, यह क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा, यह संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। अब एक उदाहरण और देखिएगा जिसमें कि इस समुच्चय बोधक अव्यय की का लोप है। मुझे मालूम था वह नहीं आएगा। ऐसे भी वाक्य पूछ सकता है, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि यहाँ की का लोप है यह भी संज्ञा उपवाक्य ही।
आपसे परीक्षा में वाक्य दे देता है और अंडरलाइन करके उसको पूछ देता है यह कौन सा उपवाक्य का भेद है। आपसे पूछ देता है कि कौन सा उपवाक्य का भेद है, आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, ये आपसे पूछ देता है। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से ध्यान देकर के सुनिएगा और समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है क्या, आश्रित उपवाक्य का दूसरा भेद है क्या, विशेषण उपवाक्य। विशेषण क्या है ये आपको पता है, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण उपवाक्य है जो उपवाक्य वाक्य में आए हुए संज्ञा पद की विशेषता बताता है। जो उपवाक्य वाक्य में प्रयुक्त हुए या आए हुए संज्ञा पद की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब इनको कैसे पहचानेंगे, इसके लिए भी चिन्ह है, देखिएगा। विशेषण उपवाक्यों के आरंभ में प्रायः क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय, क्या, सर्वनाम जो होता है, जैसे जो या जो से संबंधित कौन कौन से हैं उनको ध्यान दीजिएगा, है ये जिस, जिसे, जिसके, जिसमें, जिससे, जिस पर, जिसके आदि। ये सारे क्या है, सर्वनाम है ना। आपको पता है कि ये संबंध बोधक अव्यय है, संबंधवाचक सर्वनाम है, सॉरी अव्यय नहीं, ये सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। किसको हमारे पहचानने के लिए, विशेषण उपवाक्य को पहचानने के लिए ये नियम है। क्या है ये, किससे इसमें जुड़े होते हैं, ये जरूर होते हैं, इसमें जुड़े हुए होते हैं, जो कि ये सर्वनाम जो होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं। तो इनको हम इन सर्वनाम के माध्यम से आसानी से पहचान लेंगे। देखिएगा उदाहरण, समझ में आ जाएगा। उदाहरण है, उसी से किताब मांगो जिसको दी थी। अब यहां देखिए जिसको शब्द आया है ना, और ये क्या है, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसको दी थी, जिसको, जिसे, जिससे, जो अभी मैंने सब बताया संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में, तो यहां पर आया है जिसको दी थी। उसी से किताब मांगो जिसको दी थी। तो यहां आपने देखा कि जिसको दी थी यह क्या है, विशेषण उपवाक्य है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतिम अपना आश्रित उपवाक्य का भेद, जो कि है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए क्रिया विशेषण, आसान से शब्दों में क्रिया की विशेषता जो बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है, उदाहरण के माध्यम से देखिएगा। जैसे वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलते हैं। चलना क्या है, क्रिया है। अब यहां ऐसे चल रही थी, कैसे चल रही थी, बीमार व्यक्ति कैसे चलता है, भाग के नहीं ना, धीरे धीरे चलता है, आराम से चलता है। यानी एक छुपे हुए वाक्य में, भाव में यहां कह दिया गया है कि बीमार व्यक्ति कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। यानी चलने की विशेषता बता रहा क्या, बीमार व्यक्ति जैसे चलता है वैसे, कि वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार व्यक्ति चलते हैं। यह आपने देखा, यहां पर चलना क्रिया की विशेषता बताया, इसलिए क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आगे देखिएगा, वह धीरे धीरे चल रही थी। क्रिया विशेषण है ना, पदबंध है, क्रिया विशेषण, धीरे धीरे। मैंने आपको बताया कैसे चल रही थी, बीमार व्यक्ति जैसे चलता है, कैसे, धीरे धीरे चलता है। यहां देखिए वही आ गया शब्द, वह धीरे धीरे चल रही थी। ऐसे ही देखिएगा, वह बीमारों की तरह चल रही थी। अब बीमार कैसे चलते हैं, धीरे धीरे। यानी 3 वाक्य मैंने आपको बताया, तीनों सहसंबंधित थे आपस में, और तीनों के माध्यम से आपने बिल्कुल अच्छे से जाना होगा कि क्रिया विशेषण उपवाक्य हम कैसे पहचानेंगे। तो ये तो रहा हमारा वाक्य भेद, और वाक्य में भी जो आश्रित उपवाक्य हैं उनके विषय में हमने जाना। तो उम्मीद करती हूं कि अब आपको वाक्य भेद समझने में, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, वाक्य को बदलते कैसे हैं, रूपांतरित कैसे करते हैं, यहां आपसे कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। तो मैं प्रयास करूंगी, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी कि जब हमें
मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में, सरल वाक्य में या सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से देखिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वाक्य रूपांतरण कैसे करते हैं। एक उदाहरण लीजिएगा, जैसे मैंने कहा हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है। हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे, बिल्कुल साधारण सा वाक्य है। अब इसी वाक्य को हम बदलेंगे किसमें? पहले हम बदलेंगे इसको संयुक्त वाक्य में और उसके बाद इसको बदलेंगे मिश्र वाक्य में। अब इसी वाक्य को आप प्रयास करिए और बनाने का प्रयत्न करिए कि कैसे बनेगा संयुक्त वाक्य में। देखिएगा, हम लोगों को तैरना था इसलिए हम नदी पर गए थे। हम लोगों को तैरना था इसलिए हम लोग कहां गए थे? नदी पर गए थे। मैंने आपको जब मिश्र संयुक्त वाक्य के बारे में बताया था तो समुच्चय बोधक अव्ययों के बारे में चर्चा मैंने की थी और वहां पर उसमें इसलिए था। अगर याद नहीं है आपको तो आप ध्यान दीजिए, उस टेबल को फिर से देखिएगा, वहां इसलिए मैंने बताया हुआ है क्या? समुच्चय बोधक अव्यय, यानी जहां पर दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं आपस में समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो यहाँ आपने देखा, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से हम लोग को तैरना था इसलिए हम नदी पर गए थे, जुड़ गया। और उसी सरल वाक्य को मैंने आपको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करके दिखा दिया। अब उसी को हम देखते हैं कि हम मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे। देखिए, हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमको तैरना था, ये बदल गया मिश्र वाक्य में। मैंने बताया ना कि क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय किसके में प्रयुक्त होता है? मिश्र वाक्य में। तो यहां आपने देखा, क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमको तैरना था। दो वाक्य आपस में, एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य, और जुड़ा किससे है? क्योंकि। तो हमने पहचान लिया कि मिश्र वाक्य। तो ऐसे ही आपको मिश्र वाक्य में दे करके संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए पूछ सकता है, संयुक्त वाक्य में दे करके सरल वाक्य में बदलने के लिए पूछ सकता है। ये तो आपको अभ्यास करना होगा। तो उम्मीद करती हूं कि अब आपको वाक्य भेद अच्छे से समझ में आया होगा। वाक्य के विषय में भी हमने चर्चा कर ली। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।